वही तो है जो हवाओं को देकर इसमें खुराम। वही तो है जो हवाओं को देकर इसमें खुराम। समुद्रों की जबीं पर उभारता है शिकन। जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है। जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है। जो आगही को सिखाता है मुस्तफा का चलन। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सायरा जमील और मेरा ताल्लुक ढाका की नगरी मतलब लाहौर से। सबसे पहले तो तमाम मोअज़्ज़िज़ पार्टिसिपेंट्स को वेलकम किया जाता है आज के वेबिनार में, जिसको डेफिनेटली होस्ट करने जा रहे हैं हमारे सीईओ मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी सर इब्राहिम खिलजी साहब। क्यों आज का जो सेशन है इसका आप टॉपिक दे चुके होंगे, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल को समझना, इस सेशन को लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसके लिए हमारे लिए यही काफी है कि आज जो हमें होस्ट करने जा रहे हैं वो एक इतनी शाइनिंग पर्सनैलिटी है जिन्होंने इतने कम एज में इतने ज्यादा गोल्स को अचीव किया। उनसे सुनना, उनसे सीखना हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। दूसरा बात अगर हम करें आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो देखें डायरेक्ट सेल एक ऐसी फील्ड है जो आपको इंटरप्रेन्योर बना सकती है। आप अपने लाइफ में बिल्कुल देखें, आप में अगर आप किसी भी रिच पर्सन को देखेंगे, वो जॉब से कोई भी बंदा रिच नहीं होता। जॉब कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने लाइफ के ड्रीम्स को अचीव करना है, आपको रिच होना है, तो आपको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेल एक ऐसा ही बिजनेस है जहां पे आप मिलजुल कर, सब मिलकर एक अपना नेटवर्क बनाकर आप लोग काम करते हैं। देखिए, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को लें, कोई भी, आप एक पॉलिटिशियन को ले लें, किसी भी अमीर बंदे को उठाएं, पॉलिटिशियन को ले लें, किसी बिजनेसमैन को ले लें, किसी स्पोर्ट्समैन को ले लें, किसी भी किस्म का कोई बंदा है जो रिच है, उसका कोई ना कोई नेटवर्क है। और यहाँ पे हम आपके साथ, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे प्लेस है वो डायरेक्ट सेल की प्लेस है, तो इसको भी समझने के लिए, ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें लोग आपको एनाकोंडा की तरह आपको बार बार लोग इंटरप्ट करते हैं, तंग करते हैं, जब तक आपको खुद ही पता नहीं होगा कि आपके इस डायरेक्ट सेल का स्कोप कितना है, इस डायरेक्ट सेल की डिमांड कितनी है, इस डायरेक्ट सेल पर चलते हुए आप अर्न क्या कर सकते हैं, कैसे ड्रीम आप अचीव कर सकते हैं। तो ना तो आप खुद इसमें कामयाब होंगे और ना ही आप कल को किसी और को कामयाब कर सकेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है। जब आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरों को दे रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि जॉब सबको चाहिए, कोई जॉब लेगा नहीं। हमसे यही मसला है कि हमें इसके स्कोप का पता ही नहीं होता। तो आज की मीटिंग इसीलिए ही रखी गई है ताकि हम इसके स्कोप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्योंकि हमारे जो सर हैं वो मौजूद होंगे, तो मैं उनको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। उनके लिए एक शेर देन मैं उनको इन्वाइट करूंगी। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं करते। सर, इट्स ओवर टू यू। आप आए और अपने सेशन को बाकायदा तरीके से आगे लेके चलें। थैंक यू। शाह जी, मेरे ख्याल में तमाम दोस्त आ चुके हैं। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है। आई लव इट। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू जात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इत्तिका के अमल से भी गुजारा। आज सैटरडे है और 2 बजे का टाइम है, 7 जनवरी 2023। और ये बड़ा जबरदस्त साल है, चूंकि जो लोग ओपनिंग सेरेमनी पे आए, हमने उनके साथ कुछ रोड मैप 2023 का जो डिस्कस किया, वो बहुत ही मजेदार है। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, जैसे 2022 में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जितना काम किया उसमें हम बड़े सक्सेसफुल रहे। सो उम्मीद है इंशाल्लाह 2022 का जितना भी रोड मैप है हम उसको इंशाल्लाह जरूर क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये है कि ये जो आज का टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से अटेंड करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो डायरेक्टली आपकी जो बिजनेस प्रेजेंटेशंस हैं और या जो कॉन्सेप्ट है या जो फील्ड है उसके रिलेटेड है। अब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मिस किया जा सके। देखें, 1000 पार्टिसिपेंट है और अगर आपका नेट जरा सा भी यूं हुआ, आप निकल गए, तो आपकी जगह पे नया एंटर हो जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि मैक्सिमम 1000 पार्टिसिपेंट है और दूसरा लिंक नहीं है। सो इसलिए ऐसी जगह पे बैठना है जहां आपके सिग्नल ड्रॉप ना हो, और अगर सिग्नल ड्रॉप हुए उसके लिए फिर मैं माफी चाहूंगा। ओके, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल टॉपिक के हम जल्दी से इसलिए आते हैं क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, ये शायद 2 सेशंस में भी कवर नहीं होता।
मैं कोशिश करूंगा इसे इंशाल्लाह 40 मिनट में मैं ताकि इसको कंप्लीट करूं। डायरेक्ट सेल को लेके बहुत सारे लोग जो है उनकी अंदर डिफरेंट कंफ्यूजन पाई जाती है। आज का सेशन अगर आप ध्यान से अटेंड करेंगे तो एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या आपको इंटरनली इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये काम लीगल है या नहीं है, ये काम हलाल है या नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या ये फ्रॉडियों का काम है या नहीं है, क्या ये ऐसा काम है जिसमें हम अपने कैरियर को देख सकते हैं, क्या इसमें दाव पे तो नहीं लग रहे। सो ये इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आई एम डैम श्योर कि लोग आके आपको इस फील्ड के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना, आपको टैकल करने के लिए किसी सीनियर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी को मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि यार काइंडली हमें बताओ कि ये जो फलां बंदे ने ये सवाल किया है कि तो फील्ड ही ठीक नहीं है, ऐसे मैं बेशुमार कंपनियों में काम करता रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला, यू नो दैट। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम देखिए ये बहुत जरूरी होता है आपको ये पता होना कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ही ये नहीं पता होगा ना, किसी और से पूछना पड़ता है कि पहले मुझे ये बताओ मैं कर क्या रहा हूं, तो फिर आप उस दिलजोई के साथ या दिल लगी के साथ जो है वो काम नहीं कर सकते। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूं जो जो नेटवर्कर्स कहलाते हैं, वो किसी शादी ब्याह या किसी भी जगह पे इकोनेक्स का लड़का तो फौरन कह देता है मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 1998 से लेकर 1998 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्कर किसी भी शादी ब्याह फंक्शन में ये नहीं बता सकता था कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ, क्योंकि इस फील्ड को गलत मानों में लिया जाता है पाकिस्तान में। क्यों जी, ये कोई फ्रॉडियों का काम है और ब्ला 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 ब्ला। इकोनेक्स के लड़के को एक एज हासिल है कि वो फौरन कह देता है मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करता हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। बट जब वो पूछता है कि अच्छा क्या करते हो, वो जो स्टोरी शुरू करता है ना, उससे स्टोरी शुरू नहीं, उससे प्रेजेंटेशन जो होती है वो शुरू ही नहीं होती। उसे पता ही नहीं होता प्रेजेंटेशन देनी कैसे है, मुझे कहां से शुरू करना है। बाद औक़ात वो कल हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उसमें एक मैडम ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जहां इन्विटेशन करनी होती है वहां प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, और जहां प्रेजेंटेशन करनी होती है वहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और जहां ट्रेनिंग करनी होती है वहां चुप करके बैठे होते हैं। सो ये वो वजह होती है। आपको अगर पिच करना नहीं, मतलब आपसे किसी ने पूछा भाई आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम फलाना, फलाने इलाके से, फलानी गली, नंबर, एड्रेस, टाउन, ये वो, ये थोड़ी ना बताते। अगर कोई शख्स आपसे पूछता है भाई आपका नाम क्या है, तो आप सिर्फ नाम बताते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है भाई आपका प्रोफाइल क्या है, अब आप ये बताते हैं मैं कहां से हूं, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं कौन से इलाके से हूं, मुझे यहाँ कितना टाइम। अब आप लोग क्या करते हैं, नाम पूछते हैं प्रोफाइल बताना शुरू कर देते हैं। अंदर से अगर किसी से आप पूछो और वो प्रोफाइल बताना शुरू कर दे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाता है, ओए मेंटली नाम पूछा है, आगे से पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी मेंटली। तो आपसे जब कोई पूछता है आपके काम के बारे में, आप प्रेजेंटेशन अगर देना शुरू कर देते हैं, वो अंदर से समझ आता है मेंटल शुरू हो गया, और आप अपने बिजनेस को खुद ही हल्का फुल्का कर देते। इतना हल्का फुल्का जैसे टिश्यू होता है, उसे उठा के उसने फेंकना ही होता है, दैट्स इट। ठीक है, सो आज के बाद इस सेशन को अटेंड करने के बाद जो जो मैं बातें करने वाला हूं, जब तक मैं कर रहा हूं, माइंड को एक मैसेज देना है कि फर्ज किया ये जो शख्स सामने कैमरे पे है, फर्ज किया ये ठीक कह रहा है, और 40 मिनट के बाद आपने उसे कहना है कि मैं ये नहीं मानता कि इसने सच कहा है, मैं तस्दीक करूंगा। तो गूगल आपके पास मौजूद है, गूगल चाचा, जो मैं कहने वाला हूं ये सारा आपने वहां से रिसर्च कर लें, और अगर आपको लगे कि मैंने लफ्ज ब लफ्ज ठीक बोला है, तो इसका मतलब है इस फील्ड में वाकई इतनी वर्थ और जान मौजूद है कि आपको बहुत दूर तक ले जा सकते। मैं जो आज आपको कैलकुलेशंस बताने वाला हूं, ये इस सेशन के बाद आपने कैलकुलेटर मारना है और देखना है कि वाकई यही कैलकुलेशंस है, क्या ये प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि कैलकुलेशंस का एक छल्ली है, वो 5 रुपए की मिलती है, 25 रुपए की बिकती है। अगर हमने 1 करोड़ छल्ली बेच दी अगले 1 साल में, तो देखो 5 करोड़ के साथ 25 करोड़ रुपया आ गया। ये कैलकुलेशन तो ठीक है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। समझ आ रही है? सो मैं जो भी फार्मूलाज आपको बताने वाला हूं, या जो कैलकुलेशंस बताने वाला हूं, ये सारी प्रैक्टिकल है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट सेल क्या होता है। व्हाट इज डायरेक्ट सेल? लोग आपको जो कुछ बताते हैं वो खुद भी नहीं जानते होते कि
डायरेक्ट सेल है क्या, क्यों उनसे उसे पता ही नहीं होता। आप अगर कोई शख्स आपको कहता है मैं पीएचडी हूं, आपको लगता है बहुत पढ़ा लिखा है, इसको तो पता होगा डायरेक्ट सेल क्या होता है। वो पीएचडी पता नहीं किस फील्ड में होगा। एक बंदा आपको कहता है मैं एमएससी हूं, या एक बंदा कहता है मैं इंटरनेट पे बिजनेस करता हूं। अब इंटरनेट पे हो सकता है वो डोमेन बेचता हो, वो आपको कैसे बता सकता है कि डायरेक्ट सेल क्या होता है। एक बंदा है वो कहता है मेरी कंप्यूटर की दुकान है, ठीक है। अब कंप्यूटर की दुकान, मैं एक जगह पे गया गांव में, तो एक बंदा आया, उसने कहा, हमारा पुराना जानने वाला था, पुराना पड़ोसी था हमारा, उसने कहा इब्राहिम मुझे ये बताओ तुम करते क्या हो इस्लामाबाद। मैंने कहा जी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। वो क्या होता है? मैंने कहा जी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट। उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, यार फिर तो वो हमारा भांजा है ना, उसको थोड़ा सा बताओ यार, वो भी यही काम करता है, लेकिन बेचारा पिछले 7 साल से कर रहा है और बहुत बुरे हालात है। मैंने अच्छा, मेरे ذहन में ये गया कि शायद वो ट्रेडिंग वगैरह कर रहा होगा या कोई इस तरह की चीज कर रहा होगा कि यार उसके बहुत बुरे हालात हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मिल लेता हूँ, और उसको भी थोड़ा सा समझाओ, तुम समझाते बहुत अच्छा हो माशाल्लाह, तुमने बड़ा अच्छा ग्रो किया ये वो। तो कह रहा, मैंने कहा ठीक है। शाम, एक शाम गुजरी, दूसरी शाम को वो अपने भांजे को ले आए मेरे घर। जब वो घर आया तो मैंने उससे पूछा, अच्छा वाह, मैंने सुना है आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, इंटरनेट पे, मतलब मैं ऑनलाइन करता हूँ इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल। उसने मुझे बताया वो क्या करता है। वो एक कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट बेचने वाली दुकान पे काम करता है। कितना बड़ा फर्क है। यही काम आप लोगों के साथ भी होता है। अब उस बंदे की नजर में मेरा काम और उसका काम दोनों बराबर है, एक जैसे काम है, और कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक का ऑनलाइन इंटरनेट पे काम करना और एक का कंप्यूटर बेचना, वो भी स्पेयर पार्ट्स, एलईडी हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वहां का कोई एक्सपर्ट उठ के आपको बताए कि जी इंटरनेट पे काम कैसे होता है, सो कम ऑन, यू नो, समझ आ रही है? इसलिए ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और अच्छा कुछ लोग जाते हैं वो रिसर्च कहां जाके करते हैं, गूगल पे, गूगल के ऊपर रिसर्च करते हैं। मैं गूगल की रिसर्च को पसंद ही नहीं करता, ना मैं उसको रिसर्चर मानता। वो सर्च इंजन है, वो रिसर्च इंजन नहीं है। रिसर्च और होती है, सर्च और होती है। सर्च ये होती है कि आपने वहां पे कोई कंटेंट लिखा कि भाई ये क्या चीज है, उसने ये किया कि पूरे इंटरनेट की दुनिया में जिन वेबसाइटों के ऊपर वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ है उसे कीवर्ड बोलते हैं, वो उठा के ले आता है, वो उसे उठा के ले आता है और आपके सामने रिजल्ट शो कर देता है। वो ये नहीं कहता कि ये ठीक है या गलत है, इसका ठीक आंसर क्या है, इसका गलत आंसर क्या है। वो ये कहेगा कि जनाब ये मुख्तलिफ वेबसाइटों पे इसके बारे में ये लिखा है। अब उन्होंने मतलब फर्ज किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप गूगल के ऊपर लिखते हैं हु इज इब्राहिम खिलजी, और एक इब्राहिम खिलजी मैंने अपनी कोई फेसबुक या व्हाट्सएप या एक वेबसाइट बनाई हुई है और उसमें मैंने अपनी सारी तारीफें लिखी हुई है, और एक मेरा मुखालिफ है कोई, उसने मेरे बारे में कोई कंटेंट लिखा हुआ है जो मेरी मुखालफत में लिखा। अब अगर मेरा कंटेंट किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया और गूगल ने मेरे वाला कंटेंट पहले शो कर दिया, उसने देख लिया, तो मेरा रिश्ता तो हो जाएगा। बट अगर उसका कंटेंट पहले आ गया तो मेरा रिश्ता रिजेक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि गूगल, एक भी कह रहा है मैंने गूगल से रिसर्च की है, दूसरा भी कह रहा है गूगल, नो भाई, वो उसका कंटेंट अलग है, मेरा अलग है। गूगल सिर्फ ढूंढ के निकालता है, कभी निकालता है ये ठीक है, कभी निकालता है ये गलत है। वो लोगों के कंटेंट निकालता है, ठीक है। सो डायरेक्ट सेल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां डायरेक्ट सेल एग्जिस्ट ना करती। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सुना हुआ है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी डायरेक्ट सेल के बगैर नहीं होते। असल में क्या है, असल में मसला ये है कि हमने चेन सिस्टम का नाम डायरेक्ट सेल रख दिया। इससे बड़ी कोई स्टूपिड बात हो ही नहीं सकती। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने जहर की शीशी पे शहद लिख दिया। अब कह रहे हैं कि यार आज तक जो हम शहद खाते आ रहे थे वो तो मीठा था, ये कड़वा क्यों है और इससे बंदे मर रहे हैं? क्योंकि भाई जहर पे शहद लिखा है। तो जहर पे शहद लिखने से जहर जो है वो शहद नहीं बन जाता। सो
डायरेक्ट सेल को समझने के लिए आपको इनके मीनिंग्स को पहले तोड़ लें, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। डायरेक्ट मतलब जिसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो, और सेल का मतलब सेल है, कोई भी चीज बेचना, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ये तीनों चीजें, हर वो चीज जिसका ताल्लुक बिकने के साथ हो, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई नजरिया हो सकता है, कोई कोई भी चीज हो सकती है। जैसे बहुत सारे स्पीकर होते हैं, वो अपनी बातें बेचते हैं, ये उनकी सेल है, वो अपनी बातें बेचते हैं। इसी तरीके से कोई बंदा अपनी आइडियोलॉजी बेचता है, नजरिया जिसको बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो बिकना है इसके बदले में पैसे ही आए, जरूरी नहीं, लेकिन इसके बदले में कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं, तभी इनको सेल कहा जाता है, और इसकी ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ कुछ सेल कर रहा हूं, अगर इसका मैं आगे से मुआवजा लेता हूं तो, या इसके बदले में कोई भी चीज एक्सपेक्ट करता हूं तो ये एक डायरेक्टली जो कनेक्शन है, इसको बोलते हैं। डायरेक्ट सेल में जो अब उर्फे आम में आता हूं, इंडस्ट्री के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे हर वो चीज जो किसी कंपनी से निकली, यूजर तक पहुंची, कंपनी से निकली, यूजर तक पहुंची, एडवर्टाइजमेंट के बगैर, या जिन चीजों ने उस प्रोडक्ट की कास्ट को बूस्ट कर दिया, उनके बगैर, उसको डायरेक्ट सेल बोलते हैं। लोग थर्ड पार्टी को समझते हैं कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अगर आ गई तो वो डायरेक्ट सेल नहीं रही है, वो नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, असल में डायरेक्ट सेल जो है वो किसी भी सिस्टम को इंडिविजुअली, किसी भी प्रोडक्ट को, कंपनी को, वो कस्टमर तक पहुंचाने की एक टेक्निक है। कोई टेक्निक जो है जिसमें एक कंपनी से या एक फैक्ट्री से निकली हुई प्रोडक्ट यूजर तक पहुंचे, वो सेल्स चेन कहलाती है, या सेल स्ट्रेटेजी कहलाती है, या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। अब वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी हो सकती है, फ्रेंचाइजर सिस्टम भी होता है, और डायरेक्ट सेल भी होती है। और अब एक और एंटर हो गया है जिसको उन्होंने ई कॉमर्स बोल दिया, वो भी डायरेक्ट सेल में आता है। आप किसी भी कंपनी से डायरेक्ट जाके कोई प्रोडक्ट बाय कर लें, वो मैन्युफैक्चरर भी है और खुद खरीद रहा। ठीक है, अब डायरेक्ट सेल की जो इंडस्ट्री है, ये करीबन 134 साल, वैसे 140 इयर्स पुरानी है, इससे भी शायद ज्यादा है तो, लेकिन एक कंपनी एवॉन के नाम से जो खड़ी है, 134 ईयर हो गए, 134 साल हो गए। और ये पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, पूरी दुनिया में बड़े जबरदस्त तरीके से चल रही है। ये अपनी प्रोडक्ट्स को अपने यूजर्स तक डायरेक्टली अप्रोच करती है, और कंपनी का बेहतरीन बॉन्ड होता है। डायरेक्ट सेल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एडवर्टाइजमेंट एक अलग स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, और जो फ्रेंचाइज सिस्टम है वो अलग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। केएफसी जो है ना, वो भी अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट यूजर तक पहुंचाता है, बट वो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम के जरिए पहुंचाता है। उसके फ्रेंचाइजर होते हैं जगह 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 जगह, उसके जरिए वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देता है। ठीक है, एक होती है एडवर्टाइजमेंट, यूनिलीवर है, वो भी अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है, लेकिन वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट और सप्लाई चेन के थ्रू आता है। इसी तरीके से एवोन है, ये इकोनेक्स है, वो अपनी प्रोडक्ट पहुंचाती है, वो डायरेक्ट यूजर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाती है मार्केटिंग प्लान आइडिया के जरिए, जिसे जिसे मार्केटर कहा जाता है, डायरेक्ट सेलर कहा जाता है, उनके जरिए, या एजेंट्स जिनको कहा जाता है, उनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट को और सर्विसेज को यूजर तक पहुंचाती है। ये कोई अलग चीज नहीं है, दुनिया में ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पे ये जो बजट है, मार्केटिंग बजट जिसको कहा जाता है, इसकी डिवीजन तीन तरह से होती है इन तीन स्ट्रेटेजीज में। फ्रेंचाइजर सिस्टम में क्या होता है, ये जो मार्केटिंग बजट होता है, ये फ्रेंचाइजर को इसकी परसेंटेज दी जाती है, और ये मार्केटिंग बजट उससे लगवाया जाता है। मतलब मैं आपको बताता हूं, फ्रेंचाइजर, फर्स्ट किया केएफसी की कोई फ्रेंचाइज बनती है, तो उसके ऊपर जो खर्चा है वो केएफसी कंपनी नहीं करती, बल्कि वो फ्रेंचाइजर करता है। समझ आ रही है? और उसका जो मार्केटिंग बजट है वो परसेंटेज की सूरत में, कि केएफसी का वहां नाम लगेगा, बोर्ड लगेगा, और जितनी सेल होगी उसमें से उस फ्रेंचाइजर की इखराजात भी होंगे, और उसकी जो है वो परसेंटेज भी होगी। उसको नया बर्गर बनाने की जरूरत नहीं है, जो एटमोस्फेयर है उसमें फिर बारीक पॉलिसियां आ जाती है, फ्रेंचाइजिंग प्लान कहा जाता है उसको। इसी तरीके से मैकडोनल्ड भी करता है,
ओपीटीपी भी करता है, बेशुमार और भी कंपनीज फ्रेंचाइज सिस्टम लॉन्च करती है। ठीक है, उसमें मार्केटिंग बजट जो होता है वो फ्रेंचाइजर को कमीशन की सूरत में दिया जाता है, सिर्फ फ्रेंचाइजर को, वो एक बिजनेस ओनर होता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है उसमें एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व है, वो बजट लगाते हैं एड्स के ऊपर, वो चंद सेलिब्रिटीज, उनका जो बजट खाता है वो सेलिब्रिटी खाती है, जो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो उसको एडवर्टाइज कर रहा है। बाकी तो सप्लाई चेन है ना, वो तो सप्लाई चेन है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट शैम्पू बनाया, उसने ये बॉटल फर्ज किया इसकी कॉस्ट 100 रुपए है, उसने 10 रुपए चार्ज कर दी, 10 के बाद उस पे कोई कंपनी का हक नहीं है। उसने 10 रुपए चार्ज की, अगले ने जो कंट्री हेड था या जो कंट्री फ्रेंचाइजर था या कंट्री हेड था, उसने अपनी रखी, बाकी आगे दे दी। कॉन्ट्रैक्टर जो था अपने 10 रुपए रखे चला दिए, उसने अपने कुछ रखे वो आगे चला दिए। उसका जो बजट होता है, जो प्रोडक्ट कास्ट होती है, वो कस्टमर पे करता है। इन तमाम सप्लाई चेन को कस्टमर पे कर रहा है। समझ आ रही है? ये यूनिलीवर यही करता है। यूनिलीवर हर प्रोडक्ट के पीछे अपनी एक कॉस्ट रखता है एंड दैट्स इट, और फ्री हो जाता है और उससे कोई लेना देना नहीं होता इससे। बाकी वो अपना मार्केटिंग बजट कहां लगाते हैं? सेलिब्रिटीज के ऊपर, शाहिद खान आफरीदी, करीना कपूर, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड इनके एक्टर्स के ऊपर, या कोई भी स्टार जो आ जाता है। ये देखने नहीं है, ये जो टिकटॉक स्टार बन जाते हैं, इनको फॉरेन कंपनियां अप्रोच करना शुरू कर देती हैं, जिनका मेथड वो वाला है मार्केटिंग का, वो उनको अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड बनाएं, हम आपको पैसे पे करेंगे। वो अपने बजट में से पे करते हैं, मार्केटिंग बजट। तीसरी कैटेगरी है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में क्या होता है? डायरेक्ट सेल में एक मार्केटिंग प्लान दिया जाता है, जिसको आइडिया प्लान भी कहते हैं, या कंपनसेशन प्लान भी कहते हैं, या कमीशन प्लान भी कहते हैं। वो अपना जो मार्केटिंग बजट होता है वो उठा के उस प्लान के ऊपर अप्लाई करते हैं और लोगों के सामने रख देते हैं। वो प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपना प्लान से अपना कमीशन लेते हैं। उसको बैक करती है दो चीजें, एक सिस्टम जो वो, और दूसरा ट्रेनिंग्स। डायरेक्ट सेल की कंपनी जिसमें ये दो चीजें नहीं है, तो वो कंपनी का कोई वजूद ही नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे एक ऐसा फिल्म स्टार से एड बनवाना या मार्केटिंग करवाना जिसने कभी कोई फिल्म बनाई ही नहीं है, मतलब तमाम पैसे वेस्ट। एक ऐसा फिल्म स्टार जिसने कभी फिल्म बनाई ही नहीं है, उससे एडवर्टाइजमेंट करवाना, ये ऐसा ही है। अगर किसी कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है या उसका सिस्टम नहीं, जो इंटरनल कंपनसेशन प्लान को सॉफ्टवेयर डील कर रहा है, अगर वो नहीं है और ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें होती है। तीसरी आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, वो सारी कंपनियां देती हैं। तो डायरेक्ट सेल एक इंडस्ट्री, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसमें एक स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का नाम। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर आ रही हैं, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। Amazon भी कर रहा है, दराज भी कर रहा है, ये GoDaddy भी कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। इवन बहुत सारी ऐप, आज से कुछ अर्सा पहले वो स्नेक वीडियोस टिकटॉक की तरह की एक ऐप है, उसने भी एक अपना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी। आपके पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो चल रही हैं, सेम प्लान के ऊपर चल रही हैं। सो पहले तो ये देखना है कि ये कोई अचंभा नहीं है, ये कोई अजीबो गरीब चीज नहीं है। 1 सदी से ज्यादा की उम्र है इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेल जिसको कह रहे हैं। डायरेक्ट सेल बड़ी होके मार्केटिंग में शामिल होती है, और फिर मार्केटिंग मार्केटिंग चूंकि बहुत बड़ी है, मार्केटिंग में फिर जो एडवर्टाइजमेंट या आप उसे कहें कि बजटिंग मार्केटिंग जो होती है, उसमें एक कैटेगरी है जिसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग फर्ज किए जिन्होंने डायरेक्ट सेल को पढ़ा है, वो इसके बारे में कह सकते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, या आप लोग जो है वो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। ठीक है, सो तो डायरेक्ट सेल कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभा नहीं है, ये इससे बढ़ के एक चीज है, और इसका ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस है और आज भी मौजूद है। ठीक है, तो लेकिन फिर ये इतनी खराब क्यों है? मतलब आपने एक लफ्ज सुना होगा, MLM बैन इन अमेरिका, MLM बैन इन पाकिस्तान, MLM बैन फलानी MLM। ये MLM कूद के डायरेक्ट सेल में कैसे आ?
और व्हाट इज एमएलएम? एमएलएम क्या होता है? व्हाट इज आरओआई? व्हाट इज मनी गेम? ये तीन चीजें क्या है? या रेफरल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग में फर्क होता है। लोग ये फर्क नहीं जानते। रेफरल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, इन दोनों मार्केटिंग में फर्क होता है। मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले तो हम रेफरल मार्केटिंग को देखते हैं कि व्हाट इज रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग बहुत सारी जगहों पे बैन है, और जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो तो पूरी दुनिया में चल रही है। मुझे एक जगह उठा के दिखाते जहां एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बैन नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? आपने हमारी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस किसी शख्स के साथ शेयर किया। आपने हमारा प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, व्हाटसोएवर कुछ भी किसी और शख्स के साथ शेयर किया। उसने उसको यूज किया। यूज किया मतलब आपके शेयर करने से हमें सेल आई, तो हम आपको कुछ कमीशन देंगे। हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। आपके शेयर करने से हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि ये सेल्स है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। यहां कहीं पे भी लफ्ज डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं यूज हो रहा। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट किसी के साथ या हमारी सर्विस या आइडिया किसी के साथ शेयर किया, उसने हमसे कोई प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया बाय किया। अब चूंकि ये सेल आपकी वजह से आई, देन वी पे द कमीशन। ये हुआ जिसे कहते हैं क्या लफ्ज है यार, एक रेफरल है, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, आपने एफिलिएट किया। दूसरी है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल में ये है कि बंदा लेके आओ। बंदे के साथ क्या होगा? जो मर्जी हम करें, बस तुम बंदा ले आओ। अच्छा जी, बंदा मैं ले आऊं, वो क्या करेगा? वो हमें ऐसा बंदा लेके आओ जो हमें कुछ पैसे जमा कराए। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर तुम्हें थोड़ा सा कमीशन दिया जाए। अच्छा, उस बंदे को मैं कहूं क्या कि तुम क्यों आओ और क्यों पैसे जमा करवाओ? क्योंकि यही बात उससे हम भी करेंगे, उससे भी यही कहेंगे कि तुम जाओ, तुम एक बंदा लेके आओ जो हमें कुछ पैसे जमा कराए, तो हम तुम्हें भी कमीशन देंगे। व्हाट इज दिस? इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। अब मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों ने शहद का नाम, जहर का नाम शहद रख दिया, तो ये उनका मसला है। फील्ड उनके कहने पे चेंज नहीं होती। ठीक है, रेफरल में आप नंबर ऑफ हेड को टारगेट करते हो, और उनका मकसद क्या होता है? आपके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता। आप जस्ट क्या सेल कर रहे होते हो? आप ये सेल कर रहे होते हो कि जी आप एक बंदा लाओगे, वो पैसे जमा कराएगा, उसमें से कुछ आपको मिलेंगे, कुछ ऊपर वालों को मिलेंगे, उससे ऊपर वालों को मिलेंगे, और आप आगे जाओगे और ये सिस्टम चलता रहेगा। दो बंदे चार को लाएंगे, चार आठ को लाएंगे, आठ 16 को लाएंगे, 16 32 को, 64 को, बढ़ते बढ़ते 1 अरब 2 अरब को लाएंगे, 2 अरब 4 अरब को लाएंगे, 4 अरब 8 अरब को लाएंगे, 8 अरब लोग बस वेट करेंगे 16 अरब के पैदा होने का। दिस इज कॉल्ड रेफरल। इसमें रिपीट नहीं होता, कुछ रिपीट नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं होता। एक दफा कमीशन लिया, वो बंदा यूजलेस, खत्म। फिर एमएलएम इसी का लेवल बन जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में और रेफरल मार्केटिंग में सिंगल पर्सन कमीशन होता है। मतलब एफिलिएट में भी ज्यादातर क्या होता है? आपने कोई बंदा इंट्रोड्यूस कराया किसी कंपनी को, उन्होंने उसकी प्रोडक्ट बाय की, आपको कमीशन मिल गया। अब अगर आगे वो रेफरल मार्केट एफिलिएट मार्केटिंग करता है, तो आपको कुछ नहीं मिलता, 1 लेवल तक होता है। इसको जब मल्टी लेवल में शिफ्ट किया जाता है, तो ये एमएलएम बन जाती है, रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग को जब आप शिफ्ट करेंगे ना मल्टी लेवल्स में, तो ये एमएलएम बन जाएगी, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें मकसद वही होगा, बंदे लाने हैं जी, बंदे लाने हैं। बंदा लाओ, वो पैसा जमा कराए, उससे कुछ ऊपर वालों को मिलेगा, उससे ऊपर वालों को भी, कंपनी भी अपना रखेगी, आपको इतना देगी।
अच्छा फिर क्या होगा, फिर वो और बंदे लाएगा, उसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा, आपको भी मिलेगा, कंपनी भी रखेगी और आपसे ऊपर वालों को भी जाएगी। ये वाला काम चल रहा है, इसको कहते हैं एमएलएम। और एमएलएम पूरी दुनिया में बैन है और बहुत सारे ममालिक में वो बैन है, और पाकिस्तान में भी बैन है। बैन से मुराद ये, पाकिस्तान में इसको लॉ ही नहीं है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड है, बंद है, रेफरल मार्केटिंग या एमएलएम मार्केटिंग। अब फिर नीचे आ जाती है, इसके नीचे आरओआई, इसको बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको पीओआई भी बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आरओआई जिसको बोलते हैं। ये लोग आपको कहते हैं कि ये भी रेफरल मार्केटिंग को साथ अटैच कर देते हैं। ये कहते हैं कि आओ हमारे पास इतने पैसे लगाओ, हम हर हफ्ते या हर महीने या डेली बेसिस पे आपको कुछ पैसे देते जाएंगे। अब वो करते क्या है, अब जो भी आपको ये कह रहे हैं, आप उनसे पूछो काम क्या करते हो, मतलब मुझे पैसे कहां से दोगे। मैंने फर्ज किया 1 लाख रुपया लगाया, हम में से 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपया लगाया, 10 लाख रुपया लग गया। अब मुझे ये बताओ ये 10 लाख रुपए से क्या करोगे। तो वो आपको ये बताते हैं कि ये 10 लाख रुपया हम कहीं यूटिलाइज करेंगे, वहीं से प्रॉफिट जनरेट करेंगे, वो प्रॉफिट हम आप पे बांटेंगे। तो दुनिया में पर ईयर जो बैंक इंस्टीट्यूट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इस टाइम 12% से ऊपर पर ईयर नहीं जा सकते। 12% भी बहुत हाई रेट्स बता रहा हूं, ठीक है, ये इन्फ्लेशन के बराबर बराबर चलते हैं। ये लोग आपको महीने का 10%, 7%, 12%, 15% ऑफर करते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। वो क्या होता है, जब तक इन्वेस्टमेंट आ रही है अगलों को थोड़ा थोड़ा दे रहे, इन्वेस्टमेंट आना बंद तो कहानी बंद, कोई बिजनेस नहीं होता, कोई बिजनेस होता ही नहीं है और एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इनसे पूछो कि अच्छा चलो बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो क्या करोगे, वो कहेंगे आप पे नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट एज इट इज मिलता रहेगा। तो मतलब है इसकी टोपी उसका सर, उसकी टोपी उसका सर। अब इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है, इसमें भी लेवल्स होते हैं, इतने लेवल तक मिलेगा, इतने लेवल तक मिलेगा, इतने लेवल तक। असल कहानी इनके लेवल्स में नहीं है, असल कहानी ये है कि क्या दिया और क्या लिया। समझ आ रही है, क्या दिया और क्या लिया, और जो मैंने लिया वो मेरे किस काम का था, मेरे किसी काम का था या बस खाली दुआएं ही थी। मतलब ऐसे तो ये भी हो सकता है ना कि आप 10,000 रुपया जमा कराओ, आपको सूरह यासीन का जो है वो विर्द आपके मिले कर दिया जाएगा। अभी इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, इतना बड़ा फायदा। लेकिन अगर फर्ज किया हम उसे इन शेप ऑफ मार्केटिंग गैजेट्स देखें तो वो तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो ये लोग फिर क्या करते हैं, बस आपको फर्जी एक बना दे, आपको ब्लॉक मिल गया है, ये ब्लॉक क्या होगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनाई गई कोई ऐसी बला, और आपको समझ भी नहीं आए वो ये था क्या। आपने एक ऐसी चीज ली जिसका आपको पता ही नहीं है, आपने एक ऐसी चीज खरीद ली है जो, अच्छा हकीकत तो ये है कि वो है ही नहीं, लेकिन चलो उन्होंने यकीन दिला दिया कि है, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो क्या है। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे को आईफोन पकड़ा दो, आपने उसे कहा देखो तुम मुझे इतने प्यारे हो, मैंने 4 लाख रुपए की चीज आपको दी है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसके सामने कोई छिनकता हुआ खिलौना रखोगे ना 10 रुपए का, वो आपका आईफोन फेंकेगा और उसको जाकर उठा लेगा, क्योंकि वो उसके काम का है, आईफोन उसका किसी काम का नहीं। देयर इज अ प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम है, इस बेस को समझना बड़ा जरूरी है। फिर तीसरे नंबर पे आती है मनी स्कीम्स या मनी गेम। ये क्या होता है, ये एक सर्कल बनाया जाता है, कुछ लोगों को बुलाओ, वो इतने ब्लॉक कंप्लीट करें, इतने ऐड देखें, और उस ऐड से फिर पर ऐड उन्हें इतना आएगा,
इतना आएगा, उन्होंने बस क्या करना है, लोगों को लाइक्स देने हैं, इन्होंने जनाब व्यूज देने हैं, इन्होंने वॉच टाइम देना है। ये सब फेक होता है। इसके ऊपर जो कंपनियां पैसा देती हैं वो इसे बैन कर देती हैं। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टा है या कोई भी है, वो यूट्यूब पे पहले ये होता था कि जनाब वो ये देखता था कि आपका इतने व्यूज होने चाहिए, इतने पैसे मिलेंगे मोनेटाइज होके। ये जब उन्हें पता चला कि लोग तो इस तरह की कंपनियां बना के चला रहे हैं जो फेक व्यूज दे रहे हैं, वो जेन्युइन है ही नहीं, या रोबोट बने हुए हैं जो व्यूज दे रहे हैं, वो ऐड को ओपन करते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर ओपन करते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर ओपन करते हैं फिर बंद। व्यूज तो मिल रहे हैं, डिफरेंट एपीआई से मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो लोग नहीं देख रहे। हमारा काम तो ऐड दिखाना है, ऐड तो लोग देख ही नहीं रहे, लोगों की सेल ही नहीं हो रही। यूट्यूब ने पॉलिसियां अपडेट करना शुरू कर दी। उसने कहा वॉच टाइम आना चाहिए। लोगों ने कितनी कितनी देर तक देखा, अब इन्होंने उसकी भी कहानियां बना ली। इसको मनी गेम्स बोला जाता। आप लोग देखते हैं ना, कुछ कंपनी आती हैं, आपने रोजाना बस इतने ऐड देखने हैं, आपको $10 मिल जाने, बस उसकी जो एक्टिवेशन फीस है वो इतनी है, $10, $100, $50, ये उसकी एक्टिवेशन फीस है। आपने बस ऐड देखने हैं और कुछ नहीं करना। आप जाके देखना, वो सारे ऐड फेक होते हैं, वो जेन्युइन होते ही नहीं है। इस बेस पे फ्रॉड किया जाता है। अब होता क्या है, मनी गेम्स, आरओआई और रेफरल मार्केटिंग या एमएलएम, इनके जो स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट सेल की तरह के क्यों? डायरेक्ट सेल में कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। डायरेक्ट सेल में कोई प्रोडक्ट यूजर के घर पहुंचा, मतलब फास्ट तरीन मेथड है, ठीक है। फास्ट तरीन मेथड होने की वजह से ये लोग अपनी गलत चीजें इसी मेथड के जरिए बेचते हैं, स्ट्रक्चर के जरिए। समझ आ रही है? आरओआई हो गया, मनी गेम्स हो गई और एमएलएम हो गई, ये तीनों फ्रॉड है और बैन है, और ये शरई तौर पे भी गलत है और कानूनी तौर पे भी गलत। मैं आपको बता देता हूं इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या। एड वाला का जो सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि आप एड देख रहे हैं, आपको पता है फेक है, आपने कुछ बंडल लिया है, अब वो चलते चलते साइड ही बंद हो जाएगी। आपको 2 दिन तो $10 आए, आपने $50 का पैकेज लिया है, $30 तो अपने रहते थे। अभी कंपनी देता, कंपनी बात गई, आपके पैसे ले गई। उन्होंने सिर्फ साइट बंद करनी थी, आप कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते, कोई पर्चा ही नहीं बनता। दूसरा जो आती है आरओआई, ये तो बड़े बड़े स्कैंडल हमारे पास हो चुके हैं, बड़े बड़े। 157 अरब रुपए का एक हुआ, 52 अरब रुपए का एक हुआ, 92 अरब रुपए का एक हुआ। इतने बड़े बड़े लोगों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट लेके हर महीने जी 7% दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, पैसा पूरा, कहानी खत्म। एक बात याद रखिएगा, आप लोग समझते हैं चेक गारंटियां स्ट्रांग करने से वो लोग आपके हाथ चढ़ जाएंगे, कैसे कह सकते हो भाई? आप मुकाबला करोगे, फर्ज किया मैंने कहीं 10 लाख रुपए लगा दिए किसी के साथ, 10 लाख रुपया मैंने लगाया, तो मेरे पास बैकअप कितना होगा? 10 लाख और होगा, 20 लाख और होगा, तो मैं केस के ऊपर अब मजीद 10-12 लाख रुपया लगाऊंगा, और जिसके खिलाफ केस लड़ रहा हूं उसने 1000 लोगों से 10-10 लाख इकट्ठे किए, उसके पास 1 अरब रुपया है, मैं उसके साथ केस कैसे लड़ूंगा? पहले तो सवाल ये है ना, अगर फर्ज किया वो लेके भाग गया, मैं केस लड़ूंगा कैसे? मैं लड़ ही नहीं सकता। सारे एविडेंस होने के बावजूद, स्टाम्प होने के बावजूद, एग्रीमेंट होने के बावजूद, बैंक चेक होने के बावजूद मैं नहीं लड़ा। जंग लड़ ही नहीं सकते आप। क्यों भाई? उनके पास बहुत फंड है, आपके पास कुछ नहीं है। वो जो पुलिस वाला था, आपको पता है हमारा सिस्टम कैसा चलता है, आप 1000 रुपया खिलाओगे, वो 1 लाख रुपया खिलाएगा, केस आप पे बन जाए। इसलिए लोगों की कमाइयां इसमें कुत्ते कामे हो जाती। उनका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, मल्टी लेवल होता है, उनका भी मार्केटिंग प्लान होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक फ्रॉड आइडिया बेचना है, उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट सेल का मेथड अपनाया है। लोग उसको नहीं देखते, लोग फौरन उठा के उसे मिला देते हैं डायरेक्ट सेल के साथ, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट शायद खान अफरीदी से करवाए, वो उन्हें सूट ही नहीं करता तरीका। क्यों? उस पर फौरन पकड़े जाएंगे।
गवर्नमेंट की नजरों में ऐड आते हैं। फ्रेंचाइजे बनवा नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंचाइजे बनवाने के लिए उन्हें ठीक ठाक ब्रांड बनना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है आज आपने पिज्जा लगाया, आज आपने पिज्जा बनाया, आपका फौरन ही लोग आके फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए तो एक ब्रांड बनना पड़ता है, फिर जाके कोई फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट होता है। उनके पास फिर एक ही स्ट्रेटजी बनती है अपने फेक आइडिया को मार्केट करवाने के लिए, वो होती है डायरेक्ट सेल। उसका वो प्लान बना के लोगों के सामने रख देते हैं, बेचो। और लोग सिर्फ वो लोग लाने वाले सिस्टम की वजह से इसे डायरेक्ट सेल के साथ कंपेयर कर रहे हो, हालांकि जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद आ जाता है एमएलएम। एमएलएम में खराबी क्या होती है? मैंने आपको बताया ना, 2 के बाद 4 लोग लाने पड़ेंगे, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। चलो जहां पे भी ये नेट रुका, मतलब फर्ज किया 1 अरब लोग नीचे आ गए, 1 अरब ने मजीद पैसे कैश करवाने के लिए 2 अरब लोग लिया। अब वो 2 अरब लोग आ गए, उन्होंने अपने पैसे कैश करवाने के लिए 4 अरब लोग ज्वाइन करा। 1 अरब पहले थे, उन्होंने 2 अरब को लाए तो वो 3 अरब हो गए। 3 अरब लोगों ने मिलकर 4 अरब लोग ले आए तो दुनिया की आबादी खत्म हो गई। अब वो 4 अरब लोग अपना पैसा कैसे कैश करवाएं? उन्हें चाहिए कि 8 अरब लोग नए लाए, तब उनका पैसा कैश होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उनका अपना पैसा खत्म, जाया। बंदे नहीं आएंगे तो पैसा ही नहीं आएगा, अपने पैसे ही नहीं आएंगे ना, बंदे ले आए तो पैसे आ जाएंगे। अब बंदे कहां से लाए? बंदे तो सारे आ चुके। तो वो जो बॉटम लाइन होती है ना, आखिरी लाइन, 1 से चले गए, 1 ने 2 को ज्वाइन कराया, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, 8 ने 16 को, 16 ने 32 को, तो वो यूं पैरामिड बनती है, पैरामिड। तो वो जो आखिर में लोग आए, चंद लोगों को फायदा हो जाता है, बाकी सब नुकसान में जाते हैं, सब नुकसान में जाते हैं। तो लोगों के नुकसान होने की वजह से ये इल्लीगल है और गैर शरई। डायरेक्ट सेल में क्या होता है? डायरेक्ट सेल में ये होता है कि अगर यही प्लान भी है, फर्ज किया 2, 4, 6, 8 लोग 10, तो इसके बदले में प्रोडक्ट्स दी जा रही है। जो आखिर में लोग आए, उन्हें अपना पैसा कैश करवाने के लिए किसी बंदे को ज्वाइन नहीं कराना, बल्कि प्रोडक्ट सेल करनी। तो प्रोडक्ट ऊपर वालों ने ली, उनके पास खत्म हो गई, उन्होंने और नहीं लेनी। ये सिस्टम तो चलता है। एक दुकान एक मोहल्ले में पिछले 100 साल से मौजूद है, मोहल्ले में टोटल 80 घर है, वो उन्हीं 80 घरों से पिछले 100 साल से चल रहा है, क्योंकि उनके डेली कस्टमर वही है, वो बाहर से नहीं आ रहे। ठीक है। और प्रोडक्ट की खूबी ये है कि यूज करो तो खत्म हो जाती है, खत्म हो गई फिर लेनी पड़ेगी, फिर ली फिर खत्म हो गई, फिर लेनी पड़ेगी, फिर ली फिर खत्म हो गई। तो ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं। अगर फर्ज किया 1 अरब लोगों ने प्रोडक्ट ले ली, उन्होंने खत्म कर दी, उसमें से अगर 50 लोग भी वापस ऑर्डर करेंगे तो 50 लाख का गैप पैदा हो जाएगा। डायरेक्ट सेल में मकसद प्रोडक्ट का बिकना होता है, बंदे जोड़ना मकसद नहीं होता। अब इसको बहुत सारे लोग हमें जब मैच करते हैं, आपने फतावा देखे होंगे, बहुत सारे फतवे आ जाते हैं कि जी ये इसलिए कि इसमें लोग जो हैं वो बंदे जोड़ते हैं। बंदे जोड़ना देखें, ऐसे तो लोग खाना काबा में तस्बीहां बेचते हुए झूठ बोलते हैं, उन दसो पूरे खाना काबा को सील कर दोगे? या फर्ज किया लोग हज और उम्रा के नाम पे फ्रॉड करते हैं, तो क्या आप सऊदिया को बैन कर दोगे? आप कैसे बैन कर दोगे? आप क्या हज और उम्रा कराना बंद कर दोगे? क्यों भाई, इसके नाम पे फ्रॉड हो रहा है, तो उसका क्या कसूर है? हज और उम्रा तो नहीं गलत हो गया ना, एक बंदे ने गलत किया। तो डायरेक्ट सेल में भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है, कंपनी का नहीं है। लेकिन फतवा पूरी इंडस्ट्री पे आ रहा होता है। आप अंदाजा करें, लोग आते हैं मुझे ये कहते हैं कि सर जी वो जो डायरेक्ट कमीशन आया वो तो हलाल था, हमने मेहनत की, प्रोडक्ट सेल हुई, वो बंदा आया, हमें कमीशन मिल गया, ये तो हलाल था। लेकिन उसने किसी और को ज्वाइन कराया, उसको कमीशन हलाल है, लेकिन उसका हमें कमीशन जो आया वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने किसी और किसी और की मेहनत का कमीशन खाया है, इसलिए ये जायज नहीं। तो मैं उन्हें देखे ना, ये बहुत सारे लोग, मैं क्यों कहता हूं फतवा वो शख्स दे जो इस फील्ड के बारे में जानता है, जो जानता नहीं है वो फतवा कैसे दे सकता? मतलब मैं ये बात कहता हूं। लोग कहते हैं नहीं मुफ्ती होना जरूरी है फतवे के लिए, मैं कहता हूं नहीं, इस फील्ड को जानना जरूरी,
फील्ड को जानना। फतवा अरबिक का लफ्ज है जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया राय होता है। कोई बंदा क्या उसका मतलब लेता है, आई डोंट नो, मैं इस पे बहस भी नहीं कर रहा, ये मेरा पॉइंट भी नहीं। जो एक्सपर्ट होता है वही राय दे सकता है ना। अगर एक मुफ्ती साहब है वो इस फील्ड को पहले स्टडी करे कि डायरेक्ट सेल ओवरऑल होती क्या है, और फिर आपके मसले के बारे में आप पे फतवा दें तो समझ आता है। अब मुझे पता होता है ना कि उन्हें जो कुछ बताया गया उसके ऊपर उन्हें फतवा देना। अब किसी ने अगर गलत बता दिया तो उन्होंने फतवा दे दिया, वो गलत है। इसीलिए तो एक चीज के बारे में दो फतवे मौजूद होते हैं, ठीक के भी गलत के भी। अब बंदा किसका माने, ये ठीक है ये ठीक है, क्योंकि वो तो बंदे के बताने के ऊपर, तो बंदा झूठ भी तो बोल सकता है। अब ये जो कंडीशन आई है इसमें मैं एक बारीक नुक्ता आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इस फील्ड को जान के इस पे फतवा देना जरूरी था, ऐਵੇਂ नहीं। अब होता क्या है, किसी की मेहनत का खाना ये होता है कि अगर मैंने, मतलब यहां हम तीन कंडीशंस बनाते हैं, एक है जिया, एक है अली, और एक हूं मैं। मैंने अली को प्रोडक्ट सेल की, प्रोडक्ट बंडल सेल किया तो उसका मुझे कमीशन आया, ये हुआ हलाल। अली ने जिया को बेचा, जिया का कमीशन अली को आया, ये हलाल। जिया का कमीशन मुझे आया, अब ये कहते हैं इस पे हराम है, क्योंकि ये अली की मेहनत थी, ये इब्राहिम की मेहनत नहीं थी। तो ये जो था ये जायज नहीं था। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जायज उस सूरत में नहीं है कि अगर अली ने जिया को कहा कि जाओ इस प्रोडक्ट को बेचो, और तुम्हें, मतलब कंपनी ने, अब कंपनी एक और बंदा होगा, उसने अली को कहा कि जाओ ये प्रोडक्ट बंडल जिया को बेचो, तुम्हें उसका कमीशन मिलेगा 100 रुपया। इन्होंने जाके वो प्रोडक्ट जिया को बेची, जिया से उन्हें कमीशन आया 80 रुपया, 20 रुपया मुझे आ गया। तो ये तो है अली की मेहनत में से खाना। दिया कंपनी ने 100 ही है, दिया कंपनी ने 100 ही है, लेकिन ये अली की मेहनत में से, ये अली की मेहनत बनती थी 100 रुपया। और अली को कहा कि जी देखो तुम्हें 80 मिल गया, क्योंकि तुम्हें इब्राहिम खिलजी लाया था, 20 रुपए उसके बन गए, तो ये ठीक नहीं है, ये अली की मेहनत में से खाया गया। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं होता, यहां अली को जितना बताया गया वो पूरे का पूरा मिला, वो उससे पहले बताया गया कि भाई जिया को अगर तुम प्रोडक्ट सेल करोगे तो तुम्हें 100 रुपया मिलेगा। तो डायरेक्ट सेल में इस बंदे को 100 रुपया पूरा पे किया जाता है, जो मुझे पे किया जाता है वो कंपनी अपने बजट में से दे रही है। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मार्केटिंग प्लान में जो कमीशंस बताए गए उसके बाद उनमें से कटौती हुई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके कटौती करके उनके सीनियर्स को तो नहीं मिलता अपलाइन को, कंपनी उनके अपलाइन को अपने बजट में से देती है। तो अपने बजट में से मैं जितना मर्जी है दे दूं, कंपनी जितना मर्जी है दे दे। ये एक बारीक नुक्ता होता है, ये कोई नहीं समझा पाता। मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैंने ये नुक्ता समझाया तो उनका समझ में आ गया कि भाई मेरी जो मेहनत है वो है, वो एज इट इज है, और मुझे जो कमीशन मिला वो उस बेचारे की मेहनत का नहीं मिला, मुझे तो कंपनी ने अपने कमीशन में से पे किया। क्योंकि विद द टाइम पैसेज लोग अपडेट अपग्रेड होते जाते हैं। जैसे आप पहले दुकान पे सेल्समैन होते हैं, आप चीजें खुद बेच रहे होते हैं, फिर आप कैश काउंटर पे बैठ जाते हैं। अब चीजें तो नहीं बेच रहे लेकिन सेल में से ही तो मिल रहा है, प्रॉफिट तो उस दुकान की सेल्स में से मिल रहा है ना, लेकिन आप तो बेच ही नहीं रहे, आप तो कैश काउंटर पे बैठे। क्योंकि जो कारोबार होता है ना वो मिल के होता है, वो सारे काम सारे लोग नहीं करते। मतलब इसका हिसाब तो ये हुआ, मैं अगर कंपनी का ओनर हूं, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो मैंने तो चीज बेची ही नहीं है, तो मुझे कैसे प्रॉफिट आ सकता? तो ये बजटिंग होती है, ये प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। सो वो जो मार्केटिंग बजट है उसमें उसके सीनियर को पैसे दिए हैं, इस बंदे के पैसों में से नहीं कटे, इसलिए इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कानूनी तौर पे भी इसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है जब प्रोडक्ट, क्योंकि कानूनी तौर पे प्रॉब्लम यह है कि कोई भी कानून या शरई तौर पे अगर किसी चीज को हराम करार दिया जाता है तो उसके नुकसानात होते हैं, कानूनी तौर पे किसी चीज से मना किया जाता है तो उसके नुकसानात होते हैं। तो अब अगर लोग पैसे लगाए जा रहे हैं, आगे से लोग आ रहे हैं, किसी को बंदा ना मिला उसके पैसे जाया, तो ये तो किसी मूर्ख बंदे को भी कहें तो वो भी समझ जाएगा कि ये बात ठीक है, और ये बिजनेस ही नहीं है, ऐसा बिजनेस होता ही नहीं है, बंदे लाई जाओ बंदे लाई जाओ बंदे लाई जाओ बंदे लाई जाओ। इसमें तो ये है कि आपने किसी को प्रोडक्ट बंडल दिया, उसके बदले में पैसा लिया, और
और ये MLM, ROI, मनी गेम्स, इनमें होती हैं सर्विस रजिस्ट्रेशन फीसेज होती है या सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। इकोनेक्स का तो कोई नहीं है, यहाँ तो पैसे ही प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, यहाँ तो पैसे ही प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, इसलिए इसका कोई जो है ये वाला प्रॉब्लम ही नहीं। और पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल जो चल रहा है वो इसी हिसाब से चल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी बेस पे हमें जब SECP का इशू बना, हमने यही चीज वहां जाके एक्सप्लेन की कि भाई इसमें फर्क है, हम MLM नहीं है, हम ROI नहीं है, हम मनी गेम्स नहीं है, हम पैरामिड नहीं है, बल्कि हम डायरेक्ट सेल है, हम बिल्कुल सेपरेट चीज है, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। उन्होंने कहा जी आपका स्ट्रक्चर उनसे मिलता है, मैं नहीं, उन्होंने हमारा स्ट्रक्चर कॉपी किया। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स दाढ़ी रख के आपसे झूठ बोलना शुरू कर दे, दाढ़ी रखने से वो सच्चा थोड़ी ना हो गया, या तो उसको भी बैन करो, तो भाई दाढ़ी का पहले लाइसेंस दिखाओ, फिर तुम दाढ़ी रख सकते हो, अदरवाइज तुम दाढ़ी नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं होता ना, या अगर किसी झूठे बंदे को पकड़ा उसने दाढ़ी रखी हुई है, अब उसका जबड़ा उतारो, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे, ऐसा कोई कानून दिखाओ, नहीं। इसलिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया। ऐसा नहीं होता कि 500 का नकली नोट निकला है तो असली वाला बंद कर दो, क्या हो गया भाई, अब क्यों असली वाले को कहो, क्योंकि तुम्हारा जो तस्वीर है वो मिल रही है उस नकली वाले से, इसलिए इसको बंद। ऐसा नहीं होता, नकली को बंद किया जाता है। आप 500 का नकली नोट अगर आ गया मार्केट में तो आप असली नहीं बंद करेंगे, नकली बंद करेंगे। हम तो आपको अपने बता रहे हैं भाई हम असली है भाई। देन ये सारे दलाल जो अभी आप पे जिनको हंसी आ रही होगी, ये सारे मैंने वहां पे दिए। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हम वहां से क्लियर हुए, और आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक क्लियर कट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। सो ये तो था, बड़ा फर्क था। मैंने आपको कहा ना ये एक सेशन में नहीं होगा, तो आज देखते हैं जहां तक हुआ वहां तक कर लेंगे। नेक्स्ट जो वो होगा उसमें हम मैं कोशिश अगले सैटरडे का जो है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर हो, ताकि इसको हम कंप्लीट कर लें। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे, तो ये कंफ्यूजन जो है ना, इस कंफ्यूजन से निकलना है। डायरेक्ट सेल असल जो है वो डायरेक्ट सेल है, प्रोडक्ट बेस्ड। असल जो नेटवर्किंग है, असल जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विसेज बेस्ड है, ठीक है। बाकी जितना कुछ है ये नकली है। वो ROI है तो नकली है। मैं धड़ल्ले से कहता हूं, किसी कंपनी का मालिक जो ROI चला रहा हो आके मेरे साथ बैठ ले। ये जो मनी गेम्स है, मनी स्कीम्स आती हैं, ये बकवास है। कोई भी MLM जो कह रहा है आओ बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो, इतने बंदे लाओगे तो ये हो जाएगा, इतने बंदे लाओगे तो इतने ये हो जाएगा। देखो अगर कोई बंदा इकोनेक्स में भी ये सोच के काम कर रहा है ना कि मैंने बंदे लाने हैं, तो मैंने बताया था ठीक काम गलत तरीके से करोगे तो गलत कहलाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। उसकी एग्जांपल है कि अगर फर्ज किया, मैंने बताया हुआ ये एग्जांपल मैंने कई दफा कोट की है कि अगर आपको कोई अपने घर मेहमान बुलाता है, लेकिन आप दरवाजे से जाने के बजाय दीवार फैलान के जाते हैं, तो आपको फेंटी ही पड़ेगी। आप उन्हें जाके कहते रहे भाई हम तो आपकी इनविटेशन पे आए थे, वो कहेंगे इनविटेशन जरूर था लेकिन चोरों की तरह क्यों आए, मेहमानों की तरह। बेशक आप इनवाइटेड थे बट चोरों की तरह नहीं आना, मेहमानों की तरह। अगर आप मेहमान हैं लेकिन चोरों के तरीके से आए तो आप चोर ही कहलाए। अगर आपने डायरेक्ट सेल में, इकोनेक्स में बंदे बंदे जोड़ने वाली काम की तो आप फंस जाओगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आगे मार्केटिंग प्लान ऐसा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेल के हिसाब से डिजाइन हुआ है, ये तो MLM या ROI के हिसाब से तो डिजाइन ही नहीं हुआ। आगे जाके फिर फंस जाओगे। ये जितने भी कुछ लोग हैं बोल्ड बन जाते हैं, वो सर सीसी की परसेंटेज कम है, डेज नहीं मिल रहे, डेज यूं तो डेज वो, तो डेज यूं तो डेज वो क्या है, वो इसको MLM की सूरत में कर रहे हैं और आगे जाके वो डायरेक्ट सेल है। इसलिए आपको प्रोडक्ट बेचने के ऊपर कन्विंसिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग सीखनी चाहिए। किसी बंदे को अगर ये बताओ कि यार आओ हमारे साथ ऑनलाइन काम करो, तो उससे पहले प्रोडक्ट बताओ। तुम लोग पहले बंदे जोड़ना बता दो, तो इसमें बंदे का कसूर है, कंपनी का कसूर नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे एक हलाल काम झूठ बोल के करोगे तो उसमें तुम्हारा कसूर है, उस काम का कोई कसूर नहीं। बहुत सारे लोग, वो एक फतवा मैंने
देखा वो जी इस फील्ड में झूठ बोला जाता है। मैंने कहा ये तो जाती फेल होता है, इसमें कंपनी के ऊपर फतवा देने की क्या जरूरत थी? ये इस इंडस्ट्री का क्या कसूर है? ये तो बंदे का जाती फेल है। भाई एक बंदा जी वो झूठ बोलता है, इसमें इंडस्ट्री के ऊपर कैसे बन सकता है? मतलब फर्ज किया ये ऐसा ही है जैसे क्या नाम है, बंदा उसने मारा है, गोली उसके मुंह से निकली है, मेरे मुंह से तो नहीं निकली, उसका कोई कसूर नहीं होता, पर्चा उस पे होता भी नहीं। ना उस छुरी पे पर्चा होता है जिससे किसी की गर्दन काटी गई, उस पे पर्चा नहीं होता, जिसने काटी उस पे होता है। छुरियां तो आज भी बाजार में, बैन क्यों नहीं कर देते, इसको बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि इससे तो लोगों के गले काटे जाते हैं, बेशुमार छुरी से गले काटे गए हैं लोगों के, इसकी एफआईआर मुख्तलिफ थानों में पड़ी हुई है। तो फिर इसको बैन क्यों नहीं करते, बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि छुरी का कोई कसूर उस बंदे का है ना जिसने किसी का गला काटा। अगर डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री में कोई शख्स, ये इकोनॉमिक्स में भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो इसमें कंपनी का क्या कसूर है? उस शख्स का, उस शख्स के हवाले से आप फतवा दो और उसे झूठा करार दो, हम आपके साथ हैं। हमारा तो पॉलिसी है, कोई बंदा मिसगाइड करता है, झूठ बोलता है, किसी से झूठी प्रेजेंटेशन करता है, उसे नोटिफिकेशन चला जाता है। हमने तो ये अपने तौर पे जितना कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं, जिसके एविडेंस हमें प्रोवाइड करो, कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन भेज देंगे, 2 नोटिफिकेशन के बाद फारिग कर देंगे। तू हमारा बदनाम कर रहा है, हमें या हमारा काम ही नहीं है जो तू प्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हमारा एसएमआई चलता रहता है, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, आप लोगों को वेरीफाई करते रहते हैं। ओके जी, उसके बाद एमएलएम आरओआई इलीगल और हराम। ओके, एमएलएम आरओआई और मनी गेम्स और पिरामिड स्कीम्स या हराम क्यों है, इलीगल क्यों है, मैं इस पे बात कर चुका हूं। क्योंकि इसमें लोगों का नुकसान होता है, बेतहाशा नुकसान होता है, ठीक है, इसलिए ये हराम है और ये इलीगल है गवर्नमेंट की नजर में, और इनसे बचें। और आप लोगों को पता ही नहीं है, ये वेबसाइट बंद होते हुए 1 सेकंड नहीं लगता, यूं ठप करते हैं, बंद हो जाए, कहानी खत्म। और मैंने आपको कहा ना, कोई सामने हो ना, आप कहे मैं कंपनी ओनर हूं, मैं चेक स्टाम्प एग्रीमेंट लिख के देता हूं, भाई आप मुझसे मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट वो 10,000 लोगों को लिख के दे रहा है, उसके पास 1 अरब होगा केस लड़ने के लिए, आपके पास 1 लाख रुपया होगा लड़ने के लिए, कैसे लड़ोगे बताओ? अब नहीं लड़ सकते। अच्छा, हमारे यहाँ इतना इत्तेफाक तो है नहीं, या इदारे इतने मजबूत है नहीं कि जनाब वो तो अदल के ऊपर या इंसाफ के ऊपर बात करें। मतलब मादरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, वो तो है नहीं। और दूसरा ये भी नहीं है कि हम इकट्ठ कर लें। हर बंदा कहता है कि जिसकी तरफ से उसे प्रेशर महसूस होता है उसे कहता है अच्छा ठीक है फलानी डेट को मिलना, तो मिलता है, उसे कुछ पैसे देता है, चल निकल। वो जो मेन बंदा होता है उसको पैसे वापस कर देता है, बाकी रुलते रहते हैं। अक्सरियत तो आम लोगों की होती है, फिर क्या करोगे? नाउ व्हाट टू डू? तो उसके बाद यार ये टॉपिक रह गया है, क्या करें आप? सर नेक्स्ट कर लेते हैं सर। ओके, नेक्स्ट कर ले। 3 4 5 6 पॉइंट, इसमें बहुत अच्छे मैंने कुछ फार्मूले आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, जिसको अगर आप प्लान करते हैं, वो मैंने एक फार्मूला किया है कि आप इससे, इस फील्ड से 1 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं। मैं क्लियर कट कैलकुलेटेड और जो डूएबल है वो फॉर्मूलाज मैंने डिजाइन किए। अगला सेशन मिस ना कीजिएगा, वो इसी को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अभी अगर वो मैंने शुरू कर दिया तो वो 5 से 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा लेगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी अपना टाइम जो है, मैंने सेशन इसीलिए जल्दी से स्टार्ट कर दिया, मुझे पता था ये टॉपिक जो है वो बड़ा है, वो कवर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा उसमें इसको मैं कंप्लीट करूंगा, और इसमें बड़े जबरदस्त फार्मूलाज हैं। ये वो फार्मूलाज हैं जिन्होंने इन द एज ऑफ 21 मुझे मिलियनेयर बना दिया। 21 साल की एज में मैं मिलियनेयर था, और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं, अगर कोई बंदा आपका माइंड खराब करता है, नेगेटिविटी फैलाता है, कोई ऐसी चीज करता है, कंपिटिटर करता है, तसल्ली में रहो, तसल्ली में रहो। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को जो लीड कर रहा है ना, वो 0 से उठ के आया है। वो अगर खुद कर सकता है ना, और बाकी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मौजूद है, तो वो एक ऐसा सिस्टम भी बना सकता है जो आपको भी कामयाब कर सकता है। बस सिस्टम के साथ चलते हैं, बाय हुक बाय क्रूक। जो कि हम डेवलपमेंट फेज में, तो कुछ ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जो शायद नहीं लेने चाहिए, बट वो जरूरी होते हैं, वो सिचुएशनल विजडम होता है।
ऐसा होता है कि जहां ब्रेक की जरूरत भी नहीं होती आपने लगा दी होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां गियर की शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं होती आप शिफ्ट कर देते। ये सिचुएशनल विजडम पे वो जो होता है वो होता है, जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के मुताबिक आप डिसीजन लेते हैं। वो अच्छा या गलत नहीं होता, ठीक या गलत नहीं होता, वो सिचुएशन के मुताबिक होता है। जैसे ही वो सिचुएशन गुजर जाती है वो डिसीजन चेंज हो जाता है। समझ आ रही है? इसको सिचुएशनल विजडम बोला जाता है और ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपना ये टारगेट रखना है। अगर हम इस सिस्टम के साथ हैं, न सिर्फ खुद मिलियनेयर बनेंगे बल्कि बेशुमार लोगों को इंशाल्लाह मिलियनेयर बनाएंगे। आप लोगों का, मैं आप लोगों ने मेरे साथ, मेरे पास अभी ये रिसेशन के कुछ पॉइंट लिखे हुए थे। बहुत बुरे हालात है पूरी दुनिया में, बहुत बुरे। और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम या रिसेशन आया है, इसको अगर उठाया है ना, वो इसी फील्ड ने उठाया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, या इसकी वजूहात क्या होती है, या ये कैसे पॉसिबल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कोशिश किया करें, ये जो कुछ सीखा करें, क्योंकि यहाँ 1000 लोग ही आ सकते होते हैं, तो आपके ऊपर फर्ज बन जाता है। अपनी जिम्मेदारी लगा लिया करें कि आपकी टीम जिन्होंने ये पॉइंट्स नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए, बिजी थे या व्हाटसोएवर कोई भी काम था, उनसे आप डिस्कस करो। आप उन्हें बताओ। अगले 2 से 3 दिन तक ये पॉइंट्स बताते रहा करो अपनी टीमों को। यही एजुकेशन है, यही आपका सबसे बड़ा किरदार होगा, यही आपका सबसे बड़ा कमाल होगा। और यही क्या पता कौन सा पॉइंट आपसे ज्यादा उसको समझ आ जाए और वो जिंदगी में कामयाब हो जाए। दुआएं तो देगा, आपको उस्ताद मानेगा, यार इसने मुझे सिखाया था। और अगर किसी को सिखा दिया और वो पैसे ना भी कमा सका ना, जिंदगी में एक बात जरूर याद रखेगा, यार जो कुछ भी हो इसने मुझे सिखाया बहुत है। और इट्स इनफ, इट्स इनफ। समझ आ रही? मैं यहाँ आते हैं बेशुमार लोग और वो यहाँ मेरे स्टाफ को कहते हैं, यार जिस शख्स को हम पे करके लेते थे, ट्रेनिंग्स आप लोगों को फ्री में मिलती हैं, इनको सीखो, लाइफ में आगे निकल जाओ। ये वही फार्मूलाज हैं जो इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदलेंगी। मैं ईमानदारी के साथ ये शेयर करता हूँ, मेरा इसमें कोई लालच नहीं होता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स है, इसको अटेंड, हाँ बस सिर्फ एक लालच होता है कि जो कुछ आप सीखो ना उसकी तस्दीक करो, आगे बढ़ो, लोगों को बताओ। आप 2 4 6 दफा मेरी वेरिफिकेशन करवाएंगे, मेरी बातें ठीक निकलेंगी तो आपको यकीन आ जाएगा कि यार ये ठीक बात करता है। फिर आप उस पर अमल करोगे तो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आ गया तो इत्मीनान आएगा। लेकिन आपसे मैं सिर्फ ये वो करता हूं कि टीमों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो अपने अल्फाज में करें, जरूरी नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग करके उनको दें, अपने अल्फाज में आप डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि यार दुनिया क्या है और जिस फील्ड में आप हो, मुझे उम्मीद है आज आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करें। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच। और सर लास्ट में ये कहूंगा कि जहां तक डायरेक्ट सेल को सर्च किया था सर, बहुत ही कम नॉलेज थी, और आज आपसे सुनकर इतना यानी कि पता चला है कि सर इतनी बड़ी नॉलेज सर, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ब्लेस यू सर। और मुझे बहुत यानी कि मैं वेट करूंगा आपके नेक्स्ट सेशन का, और माशाल्लाह बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।